नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 7 पाठ 1 माँ कहे एक कहानी। इसकी व्याख्या कठिन शब्दार्थ पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं उसके उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। पहला है यहाँ पर, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। अगर हम देखेंगे कविता के आधार पर, तो यहाँ पर माँ जो है अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तो माँ जो है, इसका हमने उत्तर क्यों चुना है? माँ अपने बेटे राहुल को यह कहानी इसलिए सुनाती है ताकि वह करुणा, न्याय और सही गलत की समझ विकसित कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? यहाँ पर पूछा गया है, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ घायल पक्षी की कहानी जो है क्यों बताई गई है? क्योंकि करुणा और हिंसा के बीच, यानी कि अच्छे और बुरे में जो फर्क होता है, उसी प्रकार से करुणा दया करने वाला, हिंसा मारने वाला, इन दोनों के बीच संघर्ष है कविता में, उसी के बारे में बताया गया। जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया था, यहाँ पर गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त है, उन दोनों के बचपन की एक घटना है जिस पर हमारी ये कविता आधारित है। कविता में घायल पक्षी की कहानी का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि एक ओर निर्दोष जीव के प्रति करुणा तो दूसरी ओर आखेटक की हिंसक प्रवृत्ति। इस प्रसंग में करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष स्पष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ आने लगा? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इसके अनुसार बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा? इसमें होगा न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। और ये अगर देखें तो कविता में माँ बोलती है बच्चे से, कह दे निर्भय, तो निडर वाला भी है सही, लेकिन हम एक उत्तर चुन रहे हैं कि कविता के अंत तक बच्चे को यह बोध होता है कि न्याय केवल कठोर निर्णय में नहीं बल्कि उसमें करुणा का भाव होना भी आवश्यक है, तभी वह सच्चे अर्थों में न्याय कहलाता है। तो यहाँ अगर आप ये वाला उत्तर चुनना चाहते हो या और भी कोई, ठीक है, तो आप उसको तर्क आपको वैसे ही देना है, यानी कि तर्क के आधार पर अपना सिद्ध करना है आंसर, कि जो भी आपके चैप्टर में बताई गई बातें हैं उनके आधार पर आपको तर्क देना है। जरूरी नहीं कि जो उत्तर मैं आपको बताई वही चुनना है। हाँ, ये उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, ठीक है, लेकिन अंत में अगर भावार्थ देखें तो ये ज़्यादा उत्तर सही है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक से अधिक उत्तरों को चुन सकते हो, लेकिन आपको तर्क देना होगा। हमने 7 तर्क दिया, जैसे इसमें देखेंगे आप, यहाँ मैंने जो तर्क दिया है, ठीक है, कि हमने उत्तर क्यों चुना है। इसी प्रकार से हमने फर्स्ट वाले में भी तर्क दिया है कि हमने उत्तर क्यों चुना है, ठीक है, विश्लेषण किया है कि हमने इसलिए उत्तर चुना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इस वाले उत्तर को देखेंगे कि हमसे पूछा गया, तो हम जो ऊपर हमने विश्लेषण किया उसी को रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो हमने वो उत्तर चुने। इसके मैंने ऊपर दिए गए उत्तर इसलिए चुने हैं क्योंकि कविता का मुख्य संदेश राहुल को नैतिक मूल्य सिखाना है। माँ की कहानी करुणा और न्याय पर आधारित है, जो बच्चे में सही गलत की समझ विकसित करती है। कविता में घायल पक्षी का प्रसंग करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को उजागर करता है। अंत में बच्चे को यह समझ आ जाता है कि न्याय केवल और दंड देना नहीं है बल्कि उसमें करुणा का होना भी आवश्यक है, इसीलिए हमने उत्तरों को चुना है। तो हम व्याख्या में जो हमने अभी दिए थे उन्हीं को लिख सकते हो या फिर आप ये व्याख्या लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, मिलकर मिलान करें। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन हैं? अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए, उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हो। तो अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने इन तीनों पत्रों के बारे में, और जो एक आपका आखेटक है, ठीक है, आखेटक के बारे में आप मुझे लिखकर बताएंगे। कविता मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आखेटक कौन है आप बताएंगे जो मैंने आपको कविता में बताया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर कौन है? बेटा जो है वो सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र का नाम है राहुल, जो कि
ठीक है। सिद्धार्थ कौन है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। माँ कौन है? यशोधरा, जो कि एक राजकुमारी है, गौतम बुद्ध की पत्नी या फिर सिद्धार्थ की पत्नी। तात मीन्स कौन है यहाँ पर? स्वयं गौतम बुद्ध, अर्थात सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा करके लिखिए। अब यहाँ देखेंगे, जैसे दिया हुआ है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तो इस पंक्ति का अर्थ हम कविता में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बताइए जरा इसमें हमने किस तरीके से बताया था कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध अर्थात निर्दोष, जिसने कोई भी अपराध ना किया हो, को मारता है तो दूसरों का यह कर्तव्य है कि वे उस निर्दोष की रक्षा करें। जब कोई किसी को बचाने वाला यानी कि रक्षक है तो उस पर आक्रमण करने वाला भक्षक को रोकना चाहिए। यही सच्चा न्याय है, जो केवल दंड देने वाला नहीं है बल्कि करुणा और न्याय से परिपूर्ण है। तो इस वाले में हमने देखा था कि मैं इसमें क्या है, न्याय दया के सामंजस्य को व्यक्त किया जा रहा है, जो कि हमने कविता में पढ़ा था। कविता बहुत ही अच्छी है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप एक बार कविता पढ़ लें, और अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें। आगे देखेंगे। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। इन पंक्तियों में कवि ने करुणा और कठोरता यानी कि सदय और निर्दय के बीच हुए मतभेद को व्यक्त किया है। कविता में पढ़ा था हमने, करुणामयी भावना कहती है कि निर्दोष और घायल प्राणी दया करनी चाहिए। निर्दयता का पक्ष यह मानता है कि आघेटक शिकारी का अधिकार है, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। दोनों अपने अपने विचारों पर अड़े रहते हैं, इसलिए ये विवाद न्यायालय में पहुंच जाता है, अर्थात राजा के पास, जहाँ सभी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समझी। यहाँ कवि यह दिखाना चाहता है या बताना चाहते हैं कि जब दो विचार टकराते हैं तो निष्पक्ष निर्णय न्यायालय या विवेक से लिया जा सकता है, बुद्धि से जाकर ही संभव हो सकता है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो देखिए जरा, मेरे विचार से इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी है? लास्ट में देखा, न्याय दया का दानी, यानी कि न्याय सदैव दया के साथ होना चाहिए। क्यों? यह पंक्ति पूरी कविता का सार प्रस्तुत करती है। इसमें बताया गया है कि सच्चा न्याय केवल कठोर दंड नहीं है, बल्कि उसमें करुणा और दया का भाव भी होना जरूरी है। यही संदेश कविता के अंत तक बच्चे को समझ में आ जाता है, इसलिए यह पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण लगी। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? आखेटक और बच्चे के पिता कौन है? सिद्धार्थ के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक ने एक निर्दोष हंस को तीर मारकर घायल कर दिया था। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया, उसका इलाज किया, मतलब उसको उसके पंख में से तीर निकाला, उसे साफ किया। आखेटक ने घायल हंस को वापस मांगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे देने से मना कर दिया क्योंकि वे निर्दोष की रक्षा करना चाहते थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके कारण क्या हुआ? विवाद हुआ। अगला प्रश्न है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा है? क्योंकि माँ जानना चाहती थी कि बच्चा इस कहानी से क्या समझा जो वो सिखाना चाहती थी। तो यहाँ माँ ने राहुल यानी कि तू निर्णय कर इसका इसलिए कहा ताकि वह स्वयं सोच विचार कर सही गलत का निर्णय ले सके। माँ चाहती थी कि राहुल कहानी से नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सके, करुणा व न्याय के महत्व को समझे। यह प्रश्न राहुल की सोच को प्रोत्साहित करने और उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के लिए था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुमान न्याय कैसे किया जा सकता था? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? देखिए, यदि मैं उस उपवन में होता तो सबसे पहले घायल हंस की देखभाल करता, उसके घाव पर मरहम लगाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखता। मैं आखेटक को समझाता कि निर्दोष प्राणियों को मारना अन्याय है और जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे अनुसार न्याय यही होता है कि हंस को बचाया जाए, उसका उपचार किया जाए, आखेटक को यह सीख दी जाए कि करुणा और दया ही सच्चे न्याय का आधार है। आप यहाँ पर अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे आप उसकी मतलब शिकायत कर सकते थे, उसको कुछ सालों की सज़ा, कुछ कंप्लेंट जैसे होता ना आज के समय में, क्योंकि आज जो बच्चे हैं आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, अगर किसी इस तरीके की घटना होती है तो हम क्या करते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, फिर उसको न्यायालय वगैरह सजा देता है। जैसे उस समय राजा हुआ करते थे, आज न्यायालय वगैरह है तो वो क्या करते हैं, दंड देते हैं उसको। तो ऐसे आप भी अपने विचारों के अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? कविता में माँ और बेटे के बीच हुई बातचीत से यह पता चलता है कि माँ दयालु, करुणामयी, संवेदनशील है।
वह घायल पक्षी के प्रति सहानुभूति दिखाती है और चाहती है कि निर्दोष जीव को बचाया जाए। बेटा कैसा है? बेटा यहाँ पर जिज्ञासु है, न्यायप्रिय है। वह लगातार प्रश्न करता है और समझना चाहता है कि सही न्याय क्या है। बातचीत से स्पष्ट होता है कि माँ बेटे को दया, न्याय और करुणा का सही मार्ग सिखाना चाहती है। माँ बेटे को क्या करना चाह रही है? दया, न्याय और करुणा सिखाना चाहती है। इस प्रकार माँ बेटे के संवाद से करुणा, न्याय, संवेदनशीलता जैसे गुणों का परिचय मिलता है। अनुमान और कल्पना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो आगे कैसे बढ़ाते? अब ये कहानी माँ ने जिस प्रकार राहुल से कहा कि तू निर्णय कर इसका, अगर आप होते तो क्या करते उस जगह? यदि मैं किसी को यह कहानी सुना रहा होता तो मैं इसे आगे इस प्रकार बढ़ाता। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच विवाद बढ़ गया था। तभी सबने मिलकर न्यायालय में यह मामला रखा। यहाँ यह निर्णय हुआ कि घायल हंस निर्दोष है, इसलिए उसकी रक्षा करना ही सच्चा न्याय है। आखेटक को यह शिक्षा दी गई कि प्राणियों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में हंस की जान बच गई और सबने न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए की सीख को समझ लिया। मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि हंस को तीर से घायल किया तो उसमें हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी? जो शिकारी है उसमें और हंस में क्या क्या बात हुई होगी? जो आखेटक है। तो देखिए, जो कल्पना के आधार पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हंस बोल रहा है, मैं तो केवल जल पीने आया था, फिर भी तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाया? आखेटक कठोर स्वर में, मैं शिकारी हूँ, मेरा काम ही पक्षियों का शिकार करना है। तुम मेरे सामने आए इसलिए मैंने तीर चला दिया। हंस करुणा में, शिकार करना तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन क्या निर्दोष प्राणी की जान लेना न्याय संगत है? जीवन सबको प्रिय है। आखेटक संकोच में, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो यही समझता था कि शिकारी से ही मेरी वीरता साबित होती है। हंस धीरे स्वर में, सच्ची वीरता किसी को मारने में नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने में है। करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस तरीके से आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर इन दोनों के बीच संवाद करा सकते हो। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है, आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तो यहाँ पर यदि मैं उस कहानी का एक पात्र बनता तो मैं बच्चे का पात्र बनना चाहता। ठीक है, क्यों? बच्चा जिज्ञासु है, हर बात को समझने की कोशिश करता है, वह न्याय और करुणा में अंतर करना चाहता है। अंत में उसे यह समझ में आता है कि सच्चा न्याय करुणा के साथ ही होता है। मुझे लगता है कि बच्चे का पात्र सबसे अच्छा है, क्योंकि उसकी सोच और प्रश्न करने की प्रवृत्ति हमें सही मार्ग दिखाती है। अगर आप माँ का पात्र बनना चाहते हो, अगर आप माँ बनना चाहते हो या फिर आखेटक बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, या फिर बचाने वाला बनना चाहते हो यानी गौतम बुद्ध, तो आप अपने हिसाब से वो लिख सकते हो। अगला देखेंगे हम लोग इसमें। इस कविता में माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसके लिए है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए, कौन सा कथन किसके लिए, उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया है, पुत्र द्वारा कहे गए कथन आपको बताना है, छांटने हैं। तो यहाँ पर माँ कहे एक कहानी, ये तो राहुल ने बोला था पुत्र ने। राजा था या रानी, लहरा था पानी, हुई पक्ष की हानि, लक्ष्य सिद्ध का मानी, हट करने की ठानी, सुनी सभी ने जानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो इस तरीके से आप भी मतलब इसमें और छांट सकते हो। ये मैंने राहुल वाली जो है उन सेंटेंस को छांट दी। इसी प्रकार माँ से, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, सुन वन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आप ये चीज़ देखेंगे। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से आया, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तो माँ और पुत्र के जो है संवाद हमें छांटने थे कविता में से। इसी प्रकार से यहाँ शब्द से जुड़े शब्द, जैसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को प्रकृति से जुड़े शब्दों की मैं कविता में से चुनकर लिखी। जैसे यहाँ प्रकृति था, ठीक है, और एक क्या दे दिया उपवन। तो आप बताइए प्रकृति में वहाँ पे क्या क्या थे? फूल थे, पक्षी है, पानी है, हंस है, वृक्ष है, नदी है। इस तरीके से अब वहाँ पर एक और दिया हुआ था, जैसे तालाब है। तो इस तरीके से आप भी और भी प्रकृति से जुड़े, ठीक है, फूल है, खुशबू है। पंक्ति से पंक्ति, अब यहाँ पर हमें पंक्ति से पंक्ति मैच करनी है। कहती है मुझसे ये चेटी, क्या होगा आगे? दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, तू बिना डरे कह सकता है। मतलब इसका जो अर्थ है तो किस में होगा, देखेंगे इसका उत्तर। देखिए यहाँ पर मैंने इसके सामने सामने मैच कर दिए। कहती है मुझसे यह सेविका मुझसे कहती है, तू है हटी मानधन मेरे, हे मेरे पुत्र तू बहुत ही हट करता है। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, ये झिले है, ठीक है। तो यहाँ पर हिम कड़ ओस की बूंद झिलमिला रहे हैं। गिरा विद्ध होकर खरसर से, तेज धार वाले तीर से घायल होकर हंस जो है नीचे गिर गया।
हुआ विवाद सदय निर्दय में, यानी कि दयालु और निर्दयी के बीच में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू बिना डरे, निर्भय मतलब बिना डरे, कह दे कि जीत किसकी होगी। तूने गुनी कहानी, यानी कि तूने कहानी को समझ लिया है। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अडिग थे। तब उसने जो खग भक्षी हट करने की ठानी, तभी उसने तीर चलाने वाला यानी कि शिकारी हट करने का निश्चय कर लिया। रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले को के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग आप नंबरिंग कर सकते हो, उसके सामने लिख सकते हो या फिर आप अपने एरो बना के, ठीक है, पंक्ति में से पंक्ति मैच कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियाँ 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको अनेक ऐसी विशेषता दिखाई देंगी, जैसे माँ बेटे के बीच संवाद किया गया है, संवादात्मक शैली हो गई, प्रकृति और कार्य आदि का वर्णन किया गया, तो यहाँ पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैली मतलब क्या होता है? शैली एक प्रकार से क्या होता है? ढंग होता है, लिखने का ढंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये शैली मीन्स क्या, शैली मतलब क्या होता है? ढंग, लिखने का ढंग, ठीक है। तो ये लिखने का ढंग होता है, आपने किस बारे में लिखा। जैसे संवाद हुए तो संवादात्मक शैली, वर्णन दिए वर्णनात्मक शैली, अगर आपने उदाहरण दिए तो उदाहरण शैली। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की जो शैलियाँ हैं वो एक प्रकार की विशेषता है। देखिए यहाँ पर हमने जो विशेषता लिखी, जैसे यहाँ पर देखो, कविता को पुनः एक बार पढ़ के अपने समूह में मिलकर इसकी विशेषताओं को लिखिए, सूची बनाइए। जैसे कविता की विशेषता है करुणा और न्याय का संदेश। कविता में सिखाया गया कि सच्चा न्याय दया और करुणा से जुड़ा होना चाहिए। संवादात्मक शैली आ गई ना, तो संवाद शैली, माँ और बेटे के बीच बातचीत हो रही है, प्रस्तुत की गई, जिससे यह सरल और रोचक लगती है। कहानी के रूप में कही गई है कविता। कविता में घायल हंस की कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई, विचार उत्तेजक है, ठीक है। यह कविता बच्चों को सोचने पर मजबूर करती है। प्रकृति से जुड़ाव, कविता में उपवन हंस के माध्यम से प्रकृति का सुंदर चित्रण है। संवेदनशीलता का, कविता में मनुष्यों में करुणा दया संवेदनशीलता में मतलब ये सिखाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर दिया गया है नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए संवाद शैली, ठीक है, ये पढ़ा था। संवाद दिए गए हैं, किस में है बताइए? इसमें पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो चेटी है, बेटी है, ये एक से अधिक हो सकती हैं। मेरे, सवेरे, थे, तो यहाँ पर आ रहा है तो एक से अधिक मैच हो जाएगा, यानी कि आप नंबर 3 में मैच कर सकते हो इसको और नंबर 6 में मैच कर सकते हो। इस तरीके से सवेरे, मेरे, ये एक विशेषता नहीं है, एक से अधिक विशेषता हो जाएंगी। शब्द, कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं, तो यहाँ पर बताइए कि कौन कौन से आए हैं। यहाँ पर देखो वर्ण क्या आया, ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाएगा साथ साथ। कुछ विपरीतार्थक शब्द हैं, कौन कौन से? सदय निर्दय, तो आप इसको मैच कर सकते हो। इस तरीके से आप देखेंगे इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए संवाद दिए गए, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ठीक है। पंक्तियों के अंतिम शब्द में हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। कुछ शब्द किस प्रकार से आए? हिल मिल करके आए हुए हैं। इसी प्रकार से विपरीतार्थक शब्द आए, कोमल कठिन कहानी, सदय निर्दय में प्रकृति का वर्णन आया हुआ है, तो इस तरीके से मैच कर सकते हो। या फिर आप जैसे भी यहाँ बताया गया तो एक से अधिक विशेषताएं हैं, आप उनको भी मैच कर सकते हो। अब यहाँ क्या एक ही वर्ण से शुरू होने वाले, तो आप देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कोमल कठिन कहानी, क और क। तो कोमल कठिन कहानी में आप देख पा रहे हो कि ये एक ही वर्ण से, ये कविता में अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न उत्तर किस में दिए गए आप देखिए, हुई पक्ष की हानि, ये देखो मुझको अपनी नानी, प्रश्न जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो ये प्रश्नवाचक हो गया। शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है, क्या वर्तनी बदलकर किया? सदय निर्दय, सहृदय है उसको सदय निर्दय। इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हो। तो यहाँ विशेषताएं आपको छांटनी है। हुई पक्ष की, हुई पक्ष मतलब क्या होता है? पंख, तो ये भी बदल दिया गया है। इस तरीके से आप अपने शब्दों को लिख सकते हो, विशेषताओं को लिख सकते हो। रूप बदलकर, यानी कि रूप परिवर्तन करना है, मतलब इसे बदलना है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। इस कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। जैसे सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। बात को समझो, क्या यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ये जो पंक्तियाँ हैं, इन्हीं पंक्तियों को हमने दूसरे तरीके से बोला है। यहाँ पर किस तरीके से बोला है कि सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। तो ये जो है हम गा नहीं रहे हैं, इसमें लय तुक नहीं है, ये काव्य में नहीं है, ये गद्य के रूप में है। तो यहाँ में गद्य के रूप में बोला गया है, यहाँ हमारी काव्य के रूप में। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, ये तुकांत है लास्ट में, तेरे सवेरे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आप भी
पाठ की किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखो। अनुच्छेद मतलब उसको एक पंक्ति के रूप में लिखो, गद्य में लिखो। पंक्ति हमारे सामने है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उभारे। यानी कि कोई निरपराध को मारे, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो क्यों अन्य उसे न उबारे, तो दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा क्यों ना करे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा क्यों ना करे। ये हमारी गद्य में हो गई या फिर अनुच्छेद के रूप में, ये बदला हुआ रूप है। ऐसे आप भी कविता की और भी पंक्तियों को लेकर उसके अर्थ को बदलने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे व्याकरण से है। यहाँ पूछा गया है कविता में विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम मतलब रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। तो यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगर आप पूरी कविता को पढ़ोगे तो कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा है, तो कहीं पूर्ण विराम है, कहीं अल्प विराम है। तो ये विराम चिन्ह हमारे व्याकरण का एक टॉपिक होता है। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रही है, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम और उद्धृढ़ चिन्ह। देखिए यहाँ पर विराम लिखा है लेकिन यहाँ पर चिन्ह लिखा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। विराम मतलब रुकना। तो यहाँ पर आप जब किसी वाक्य को लिखते समय आपको रुकना है। अल्प मतलब थोड़ा और पूर्ण मतलब सेंटेंस हमारा जब पूरा हो जाता है वाक्य, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से उद्धृढ़ चिन्ह जब हम बीच बीच में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई छूट गया, त्रुटि चिन्ह इस तरीके से बनाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये चिन्ह है। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कविता का पाठ करते समय थोड़ा रुकना, कहाँ अधिक रुकना है, कौन सी पंक्ति किससे कही गई है और पुत्र ने या माँ ने। तो यहाँ पर थोड़ा रुकना मतलब अल्प विराम, अधिक रुकना मतलब पूर्ण विराम। किसने किससे कही है, जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार से विशेष हाईलाइट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है, फिर से वही है क्वेश्चन मार्क लगाना। आश्चर्य वाली बात हो रही है तो एक्सक्लेमेटरी साइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये विराम चिन्ह जो हैं उनके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो चलो हमें आगे कुछ दिए हैं क्वेश्चन, उनको करते हैं। नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इससे उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। जैसे राहुल तू निर्णय कर इसका, हमने कविता में पढ़ा था। तो ये एक आप अपनी कविता देखेंगे तो आपकी कविता में ऑलरेडी सारे चिन्ह लगे हुए हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी कविता दी हुई है, देखिए यहाँ मैंने आपको लगा के दी है कि राहुल तू निर्णय कर इसका। तो यहाँ पर राहुल के बाद थोड़ा सा रुकने के लिए है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अल्प विराम लगा दिए। इसी तरीके से न्याय पक्ष लेता है किसका, तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि किसका, क्यों, क्या। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कह दे निर्भय, कह दे निर्भय, तो यहाँ पर फिर से रुकना है। जय हो जिसका, फिर से रुकना है, तो अल्प विराम लगा दी। सुन लो तेरी बानी, पूर्ण विराम हो गया। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको लगा के दिए हैं, तो आप इसे देख लीजिए। ऐसे आप किसी और एक कविता को या कहीं पर भी आप गद्यांश को भी ले सकते हो। विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए बोला है, जिससे आप सीख पाएँ कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ प्रश्नवाचक है, कहाँ विस्मयादिबोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने। अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। बेसिकली अगर आप देखेंगे विराम चिन्ह का मतलब क्या है, हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली हो जाती है, एक फ्लो में नहीं बोल पाते। हमें कब उतार चढ़ाव, भाषा को बोलते समय भी कहीं रुकना होता है, कहीं तेज बोलना है, कहीं स्लो बोलना है, कहीं प्रश्न करना है, कहीं आश्चर्य है। तो हाव भाव के साथ जब हम अपनी बात को रखते हैं तो भाषा हमारी प्रभावशाली हो जाती है और मीनिंग, अर्थ भी समझ में आता है क्लियर। इसलिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने कविता पढ़ी थी भी, ठीक है। अब यहाँ बताया गया यह कार्य अपने समूह में करना, जो कि भी ऊपर कविता लिखी थी। जैसे एक बार देखिए फिर से, जैसे ये दी हुई कविता, राहुल तो थोड़ा रुकना है, तू निर्णय कर इसका, फिर से रुकना है। न्याय पक्ष लेता है किसका, तो प्रश्न किया गया। तो ये आपको कविता अपने क्लास में अपने जो टीचर है उनके सामने आपको सुनाना है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। अब ये देखिए भ्रमण मतलब क्या होता है, घूमना। हम जैसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं, देखते हैं ना सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। परिजन मतलब परिवार के लोग, आपके तात मतलब पिताजी या घर के और भी कोई अन्य सदस्य कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो क्यों जाते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जाते हों, या फिर हो सकता है कि खेत बाग में कहीं जा रहे हों, सुबह सुबह फसल को देखने जाते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो आपका जो भी अनुभव है आपके घर का, उसे आप लिख सकते हो, नहीं तो जो आपको यहाँ दिया गया है आप इसे भी कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है, मैं या मेरे परिजन प्रायः सुबह के समय भ्रमण के लिए पास के उद्यान मतलब जो पार्क होता है उसके लिए, खेतों के रास्ते या कभी कभी नदी तालाब के किनारे जाते हैं। भ्रमण पर जाने का कारण क्या है, सुबह का वातावरण स्वच्छ और शीतल होता है जिससे मन प्रसन्न होता है। ताज़ी हवा और हरियाली से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। टहलने से शरीर में स्फूर्ति आती है, दिन भर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर एक कारण तो यही है जो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ रहने के लिए हमें वॉक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका कोई काम भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग खेतों पर जाना, कोई या किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप जा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये पाठ के आगे वाले प्रश्न जो है आपके अनुभव के आधार पर है। तो आपने जो भी फील किया अपने परिवार से, घर से, उन्हीं को लिखना है। यहाँ दिया हुआ है कि इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कहानी सुनने या सुनाने की बात कीजिए। मैं बचपन में अपनी दादी माँ और नानी से कहानियाँ सुना करता था। वे धार्मिक कहानियाँ, लोक कथाएँ और पंचतंत्र की कहानियाँ प्रस्तुत करती थी या सुनाती थी। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों या बच्चों को कहानियाँ सुनाता हूँ। उन्हें मैं पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बीरबल की चतुराई की बातें और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ या करती हूँ, ताकि वे मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीख भी दे सकें। हर कहानी की अपनी कोई ना कोई सीख होती है। बिना सीख के बिना शिक्षा के कोई भी कहानी नहीं होती है। तो कहानी का उद्देश्य होता है कि हमें अपनी जो है उसमें शिक्षा देनी होती है। अब वो कोई भी शिक्षा हो सकती है। तो कहानियाँ पहले बहुत घरों में सुनाई जाया करती थी, जिससे बच्चों को बचपन में ही ढेर सारे संस्कार कहानियों के माध्यम से दिए जाते थे। आजकल भी बहुत सारे पेरेंट्स सुनाते हैं, चाहे वो मोबाइल से ही क्यों ना सुनाए, पर सुनाते हैं कहानियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनने के बीच में प्रश्न पूछना सही है, क्यों? तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, कहानी में सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है। इससे श्रोता मीन्स क्या होता है? सुनने वाला की रुचि जो है बनी रहती है। वह ध्यान से कहानी सुनता है और सोचने समझने की क्षमता जो है विकसित होती है। प्रश्न पूछने से श्रोता सक्रिय होता है। सक्रिय का क्या मतलब है? कि वो एक्टिव रहता है, नहीं तो सो सकता है या हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और हो। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया कि हमें एक्टिव रखने के लिए और उसका कहानी पर फोकस रहे, कहानी में क्या समझाना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुन पाए। तो श्रोता को पूर्ण रूप से कहानी को ग्रहण करने के लिए हमें बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है। कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो कौन सी कहानी है और क्यों? मतलब हमने कहानी में देखा कि राहुल अपनी माँ से जिद करता है कहानी सुनने का। क्या कोई आपको भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी या कोई ऐसी अच्छी कहानी लगती है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हो? हाँ, मेरा यहाँ बताया गया, मेरा मन भी कभी कभी एक ही कहानी बार बार सुनने का करता है। बचपन में मुझे शेर और चूहे की कहानी बहुत पसंद थी। यह कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि इसमें सिखाया गया था कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी उपयोगिता होती है। इस शिक्षा के कारण मैं बार बार वही कहानी सुनना चाहता था। आपके जीवन की अगर कोई कहानी है तो आप उसे सुनना चाहते हो, वो लिख सकते हो। प्रश्न है नेक्स्ट। राहुल, तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बताइए कि इन पंक्तियों में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो जरा, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। जैसे खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताओ जरा, कि आपके किसी एक मित्र ने कोई नियम तोड़ दिया है। यदि कोई मित्र खेलते समय भूल से नियम तोड़ दे तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगा और अगली बार नियमों का ध्यान रखने के लिए भी कहूँगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से राहुल ने कहानी में निर्णय लिया है, आपके लिए बोला गया है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें भी निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आप कैसे निर्णय लेंगे? तो वो निर्णय लेखक ने आपके लिए रखे हैं प्रश्न यहाँ पर। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? बताइए जरा। अगर कक्षा में किसी सहपाठी को चिढ़ाया जा रहा है तो मैं उसे रोकूंगा और चिढ़ाए जा रहे सहपाठी का समर्थन करूंगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है। एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है, अपने हिस्से का। समूह परियोजना मतलब क्या होता है? ग्रुप जैसे होता है ना कि बना देते 7-8 बच्चों का एक ग्रुप, उसमें कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया है। तो उस प्रोजेक्ट पर 4 बच्चे तो काम कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे? कैसे टीम वर्क करेंगे? तो समूह परियोजना में कोई सहपाठी अपना कार्य नहीं कर रहा है तो मैं उससे बातचीत करूंगा और सहयोग करने के लिए मोटिवेट करूंगा, उसे प्रेरित करूंगा। तो यानी कि अगर कोई काम हम टीम में करें तो टीम में सबकी सहभागिता जरूरी है, ऐसा उसे हम समझाएंगे। अगला प्रश्न दिया यहाँ पे, आपको आपके 2 मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो गई है। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे 2 मित्रों के बीच तर्क वितर्क हो रहा है तो मैं शांति से बीच बचाव करूंगा और उन्हें आपस में समझौता करने के लिए कहूँगा कि ऐसे। अगर आप कुछ और इसमें डिसीजन अपना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि निर्णय करने के लिए आपको दिया गया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और थॉट प्रोसेस भी अलग होता है। तो यहाँ पर एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने किया ही नहीं है। कई बार पनिशमेंट मिल जाती है ऐसे, और वो काम उस बच्चे ने नहीं किया है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? यदि किसी सहपाठी को दंड दिया जा रहा है तो मैं सच्चाई बताऊंगा और उसके पक्ष में खड़ा रहूंगा। जैसे कई बार टीचर क्या करते हैं, क्लास में आए, एक बच्चे ने चोरी की, पूरी क्लास को सजा मिल रही है और आपको पता चोरी किसने की है, या कोई और भी रीजन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिसको दंड मिल रहा है उसकी आप कैसे सहायता करेंगे, कैसे उसे हेल्प करेंगे? अगला प्रश्न है, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास हुआ है तो अब क्या करेंगे? उसे
जो उसका उदासी दूर हो जाए। प्रतियोगिता में हारने पर उदास सहपाठी को मैं ढांढस बनाऊंगा। ढांढस का मतलब क्या होता है? उसे सांत्वना दूंगा, उसे हिम्मत दूंगा, उसे प्रेरित करूंगा कि अगली बार और अच्छा करने के लिए उसे उत्साहित करूंगा कि अगली बार प्रयास करो, फिर से तुम सफल हो सकते हो, तुम अब नहीं हारोगे, तुम इससे बेहतर कर सकते हो, तुम्हें भी प्राइज मिल सकता है। कुछ इस तरीके से आप उसे मोटिवेट करो जिससे कि वह उसकी उदासी दूर होकर अगले ही सेकंड स्टेप के लिए वो तैयार हो जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। अब ऐसे में क्या करोगे आप? चर्चा में कोई सहपाठी संकोच कर रहा है, कोई हेजिटेट हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन बोलना चाह रहा है, डर रहा है, तो क्या करेंगे? तो मैं उसे बोलने का अवसर दिलाने में मदद करूंगा और उसे भी प्रोत्साहित करूंगा। कहने का मतलब है कि कहीं किसी तरीके से आपको ये मौका उसे देना है कि वो बोले। सहपाठी किसी विषय पर, मान लीजिए आपका कोई क्लासमेट है, वो क्या कर रहा है, वो संघर्ष का मतलब है किसी भी टॉपिक पर परेशान हो रहा है, जैसे मान लो मैथ का कोई है या किसी भी कभी कोई सवाल है वो जो नहीं कर पा रहा है, आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? यदि कोई सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और मुझसे मदद मांगता है तो मैं उसे पूरी सहायता करूंगा, कोशिश करूंगा और उसे सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर सकूं जिससे कि उसका वो प्रश्न आसानी से उसे समझ में आ जाए। यदि नहीं आएगा तो क्या करेंगे? आपको भी नहीं आ रहा है, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बताइए ज़रा, आप लिख कर बताइए कि अगर वो प्रश्न आपको भी नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है, आपके घर या आसपास सुनी सुनाई जाने वाली किसी एक लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। कोई भी कहानी, इस कहानी के अलावा आपको कोई भी कहानी अपने बचपन में सुनी हो, आपकी दादी ने आपको सुनाई हो या किसी और ने सुनाई, आपको याद है, या आपने मोबाइल यूट्यूब पर ही सुनी हो कोई कहानी जो कई लोगों को पता हो, लोक कथा के रूप में प्रचलित है, तो ऐसी कहानी को आप क्लास में सुना सकते हो। जैसे मेरे गाँव में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है, सच्चे दोस्त की पहचान। बहुत समय पहले दो मित्र जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में अचानक एक भालू आ गया। एक मित्र पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा मित्र पेड़ पर नहीं चढ़ सका। उसने तुरंत सांस रोककर लेटने का नाटक किया जैसे वह मर गया हो। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया, क्योंकि वह मृत जीव को नहीं खाता है। भालू के जाने के बाद पेड़ पर बैठे मित्र ने नीचे उतरकर पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, उसने कहा कि संकट के समय जो मित्र साथ छोड़ दे उस पर कभी विश्वास मत करना। तो ये कहानी की सीख है कि वो सच्चा मित्र नहीं था, उसने उसका साथ छोड़ दिया। तो सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। अब यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, मज़ेदार पहेलियाँ, ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया आपसे, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भार्या है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। तो इतने सारे जो 4-5 पंक्तियाँ हैं, इनका एक उत्तर होना चाहिए। बताइए, नानी की बेटी कौन है? आपकी माँ। इसी प्रकार से मामा की बहन कौन है? माँ। पिता की पत्नी कौन है? माँ। और भाभी है चाचा की। चाचा किसको भाभी कहते हैं? आपकी माँ को। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? इन सबका एक माँ। और यहाँ पर माँ कौन है इस कविता में? यशोधरा। आगे देखिए, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल पर बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है ये जो नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पढ़ा था हमने कविता में कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और उनकी जो महक है वो पूरे में हवा वायुमंडल में महक रही थी। तो यहाँ पर सुरभि मतलब महक, खुशबू। तो यहाँ पर खुशबू लिखते बागों में जो, क्योंकि बागों में क्या होते हैं? फूल होते हैं। फूल फूल पर बसती का, हर एक फूल की अपनी खुशबू होती है, हवा में घुल मिल जाती है। हो सकता है यहाँ के पास बच्चों को आंसर तितली भी दे रहे थे, लेकिन तितली हवा में घुलती मिलती नहीं है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? महक, खुशबू या फिर सुरभि, यानी कि महक के पर्यायवाची आप लिख सकते हो। आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पैर और सिर। तो कौन है ये? हंस है, जो कि कविता में आया था। अब यहाँ हमें कुछ खोजबीन के लिए कुछ लिंक दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने कक्षा में किसी स्मार्ट बोर्ड पर ये चला सकते हो। जैसे दिया हुआ है, माँ कहे एक कहानी, तो ये यूट्यूब का एक लिंक दिया है, इसे आप ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल पर या स्मार्ट बोर्ड पर। अगर आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड है तो वहाँ ओपन करके सुन लीजिए इसे, अदरवाइज अपने घर पे फ़ोन पे भी आप सुन सकते हो। हंस किसका है, इसके बारे में भी एक लिंक दिया है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। एनसीईआरटी का मैथिली गुप्त द्वारा एक कविता पाठ है जो कि यहाँ लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये प्रश्न आज के कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।